गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वॉइस आने लगी ना? पिछली क्लास में हम लोगों ने मुगल वंश में अकबर कंप्लीट किया था। तो 3 शासक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाबर, हुमायूं और अकबर। अब अगला शासक हमारा है अकबर के बाद जहांगीर, ठीक है, जो उसका बेटा है जहांगीर। तो अब जहांगीर है, फिर शाहजहां है और फिर औरंगजेब है ना। तो ये है, फिर उसके बाद आपका उत्तर मुगल काल आ जाएगा। तो अकबर के बारे में अगर हम लोग देखें तो अकबर के जो पुत्र हैं जिनके बारे में हमें जानना है, तो वैसे तो 3 हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन इतिहास के हिसाब से अगर हम देखें तो उनका 3 मेन नाम है जो शासक बनने के लायक हैं। और उनमें से एक ही रहेगा, जहांगीर रहेगा। बाकी 2 और है, दानियाल और मुराद। दानियाल और मुराद, लेकिन दानियाल और मुराद की मृत्यु हो जाती है। असल में दानियाल और मुराद की मृत्यु पहले ही हो जाती है। ये लोग असल में शराब वगैरह बहुत पीते थे, दानियाल और मुराद वगैरह, तो जिसकी वजह से ये दक्षिण भारत वगैरह गए हुए थे वहां पर, और उधर दानियाल निपट जाता है नशे वगैरह के उसमें। मुराद की भी यही हालत होती है, तो ये दोनों मर जाते हैं, मुराद और दानियाल। जहांगीर बचता है केवल, इसलिए जो शासक बनता है वो जहांगीर बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो हम जहांगीर की बात करेंगे, बाकी हमें मुराद और दानियाल से कोई मतलब ही नहीं। तो जहांगीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जहांगीर का जन्म अगर देखें तो 30 अगस्त 1569 में, 1569 1569 में इसका जन्म हुआ था जहांगीर का। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जहांगीर का जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि जहांगीर का ही नाम सलीम है। सलीम है ना, सब जानते हैं। हाँ, ये तो जानोगे सब। अनारकली है ना साथ में, तो जानोगे कैसे नहीं। हाँ, अनारकली है तो ये भूल कैसे जाओगे तुम लोग। ऐसी चीजें तुम लोग तुरंत याद कर लेते हो। तो सलीम, वही सलीम, मुगले आजम जो दिखाई गई है। क्या दिव्य मूवी बनाई गई है मुगले आजम। कहाँ से कहाँ उठा के दिखा दिया गया है। कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग की आंखों में बस वही अनारकली और सलीम छाए हुए हैं। सलीम ऐसा शासक जिसके, ये अपने बाप से भी आगे था। 6000 स्त्रियां थी इसके हरम में, सलीम की। अकबर में तो 5 थी, इसके में 6000 थी। ये अपने बाप से भी ऊपर था जहांगीर। ठीक है। हाँ, तो ये अब अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो सलीम का जो सलीम है, तो अब इसको सलीम नाम क्यों दिया गया था? अब ये समझिएगा जरा, सलीम नाम क्यों दिया गया? क्योंकि एक्चुअल में अकबर जो है वो अजमेर कर फतेहपुर सीकरी जो है, वो फतेहपुर सीकरी में एक सूफी संत हैं, सलीम चिश्ती। आपको ये हमने उस समय बताया था जब से एक मोइनुद्दीन चिश्ती वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो आपको बोला था कि अकबर का समकालीन कौन था? सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती था। सलीम चिश्ती है। तो सलीम चिश्ती है जो, तो इनके दरबार में मतलब इनके पास गए थे अकबर, और मतलब मन्नत मांगी थी। तो इनका जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था वहीं पर फतेहपुर सीकरी में, इसलिए इसका नाम रख दिया था सलीम। तो उन सलीम चिश्ती के नाम पर ही अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया था। तो एक्चुअल में नाम उसका सलीम है। ठीक है। अच्छा, इनके गुरु कौन है? तो जहांगीर का जो गुरु है वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना हम आपको बता चुके हैं पीछे, बैरम खां उसके पत्नी से जो बेटा हुआ था, जो नवरत्नों में भी है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो अकबर के नवरत्न में था, तो गुरु है इनका जहांगीर का।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, पिता समझी गए अकबर है ना। माता कौन है, सलीम की माता कौन है? तो माता है हरखा बाई, जिसको हम लोग जोधा बाई कहते हैं लोग पटेल साहब, जो कि गलत ही है, पर ठीक है, एग्जाम निकालना है तो ध्यान रखना। तो अब हरखा बाई है, ठीक है। हरखा बाई, अच्छा, तो इनकी माता हो गई। तो इतनी बातें सलीम की हो गई। ये गद्दी पे बैठ, अच्छा, ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि अपने पिता के जीवित रहते हुए और उसके शासन काल में ही किसने विद्रोह किया था? जहांगीर। जितनी अच्छी इमेज है ना जहांगीर की तुम लोग की आंखों में, तो जहांगीर साहब जो अनारकली के चक्कर में आना पहला पुत्र है जिसने मुगल वंश में अपने पिता के रहते हुए विद्रोह किया था। बेचारा परेशान हो गया था, अकबर गद्दी नहीं छोड़ रहा था। अकबर, अब इतने महान शासक अकबर कह रहे थे मैं जब तक न मर जाऊंगा तब तक गद्दी न छोड़ूंगा। बेचारा जाके परेशान हो गया, सब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, गद्दी न मिलेगी मुझे, है। तो अकबर ने पहले ही विद्रोह कर दिया था, ठीक है। इससे अकबर बहुत परेशान था, बहुत मतलब उदास रहा करता था कि मतलब बेटा मेरे ही खिलाफ मतलब जा रहा है। तो इस तरह से चीजें थी। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि मुगल वंश में वो पहला कौन सा बेटा है जिसने अपने बाप के रहते हुए शासन काल में विद्रोह किया? तो याद रखिएगा जहांगीर है। इसके बाद तो लाइन लग जाएगी, इसके बाद शाहजहां भी करेगा विद्रोह, फिर इसके बाद औरंगजेब भी करेगा, इसके बाद लाइन लग जाएगी, इसके बाद जहांगीर के बाद सब करेंगे अपने पिता के खिलाफ। लेकिन पहला शासक जो है वो जहांगीर है। तो पहला पूछा जाता है, दूसरे से किसी को याद नहीं रहता, पहला रखना याद, तो जहांगीर ये पहला है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। यही रीजन है कि इसके विद्रोह को दबाने के लिए ही अबुल फजल को जब भेजा था अकबर ने कि अबुल फजल की मदद ली थी, तो जहांगीर गुस्सा हो गया था अबुल फजल से। और जब जहांगीर गुस्सा हो गया था अबुल फजल से, तो उसको ने बीर बुंदेला को बुलाया था और बीर बुंदेला को बुला करके अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। तो ये भी क्वेश्चन है कि अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी जो उसके नवरत्न में था अकबर के? तो जहांगीर ने ही करवाई थी। तो जहांगीर ने ही अबुल फजल की हत्या करवाई थी बीर बुंदेला की मदद से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है कि पहला कौन है जिसने बाप के खिलाफ किया था, तो जहांगीर है। दूसरा, अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी, तो वो जहांगीर ने करवाई थी। चलिए, इतनी बातें हुई। अब आते हैं सीधे मृत्यु पर। अकबर की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। अकबर की मृत्यु हो चुकी है 1605 में, और गद्दी पे बैठा है जहांगीर। तो गद्दी पे जहांगीर बैठ चुका है 1605 में। जब उस पिता की मृत्यु होती है अकबर की, तो गद्दी मिलती है जहांगीर को। अब अकबर, सॉरी, जहांगीर किस नाम से बैठता है? तो जहांगीर का एक्चुअल नाम है सलीम, ठीक है। एक्चुअल नाम है सलीम, लेकिन ये नाम रखता है दूसरा। ये क्या नाम रखता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। पूरा नाम सुनो जहांगीर का, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। गाजी लगा है इसके आगे, अब इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। गाजी पदवी सबको नहीं मिलती है, ये हमने आपको बहुत पहले बता दिया था। और गाजी पदवी हम समझा चुके थे बहुत पहले ही किसको मिलती है। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ठीक है, ये इसको मिला था। और इसी में से जहांगीर नाम निकाला गया है, जिससे जहांगीर कहा गया है। बड़े चतुर हैं ये शासक। जिस तरह से अकबर है, जिसने जलालुद्दीन मोहम्मद उसका एक्चुअल नाम है, लेकिन उसने अपने आगे अकबर लगाया, क्योंकि अकबर एक ऐसा शब्द होता है जो मतलब एक ईश्वर के लिए होता है, जैसे पैगंबर के लिए होता है, उस तरह से। तो इसलिए सब लोग उसको हटा दिया, अकबर अकबर बोलने लगे। आप अकबर का मतलब समझिएगा, हमने बताया ना, एक जैसे अल्लाह अकबर कहा जाता है, तो अल्लाह ही ग्रेट है, अल्लाह ही महान है। तो इस तरह से वो अकबर लगा लिया उसने डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह सब लोग अकबर जानने लगे। ऐसे जहांगीर ने किया। एक्चुअल नाम है सलीम। और इसका दूसरा जो जो टाइटल इसने लिया, तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इसमें से जहांगीर लगा, जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, तो जहांगीर निकाल लिया इसमें से और केवल जहांगीर रखवा दिया। अब जहांगीर का मतलब समझोगे तो विश्व विजेता होता है। तो काहे के विश्व विजेता लोग? एक छोटे से दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में लोग शासन कर रहे हैं, लोग विश्व विजेता है। पूरे भारत पर तो शासन कर ना पाए। दक्षिण भारत इन लोग के हाथों में नहीं है, दक्षिण भारत पे ये लोग नहीं जा पाए, ये उत्तर भारत ही है बस, और कहने को विश्व विजेता है, ठीक है। तो जहांगीर ने अपना ये नाम रखा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं, हाँ, अकबर सबसे बड़ा मतलब वही सबसे महान, एक वो महान ही का एक टाइटल है। महान बड़ा मतलब सबसे बड़ा है, सबसे महान है, वही एक ही बात हुई ना।
तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से जहांगीर का समझ में आ गया आपको। चलिए अब चलते हैं इनकी पत्नी पर। इनकी पत्नी है जो, तो ये सब पूछेगा क्वेश्चन। 4-5 बीवी का नाम बताएं केवल, वो जो इंपॉर्टेंट है, सबका नहीं, जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली है इनकी बीवी मानबाई। ठीक है, मानबाई है। ये मानबाई वही है, ये उनके परिवार की है, वो मानसिंह के परिवार की है मानबाई। ठीक है, और हम बता दें तो मानबाई असल में उनकी बहन ही है। मानबाई जो है वो मानबाई, क्योंकि अकबर उनका फूफा है। हाँ, तो मानबाई उनकी क्या है, बहन ही है। ठीक है, तो मानसिंह के परिवार की है। अच्छा, दूसरा जगत गोसाई। आपको हमने बताया था भाई, जोधपुर की जगत गोसाई जो एक्चुअल में जोधाबाई हैं। ठीक है, जगत गोसाई वाला, बट जोधाबाई बहुत कंफ्यूजन है, लोग अलग अलग बोलते हैं। तो जगत गोसाई जो जोधापुर वाली हैं, उनकी शादी होती है सलीम से। तीसरी है रुखसाना बानो। चौथे हैं सलमा बानो। और पांचवा है नूरजहां। ये है वो वाइफ जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, नूरजहां। सुने हो ना नूरजहां? अरे इसको नूरजहां तो जाने होगे। तो तो नूरजहां, ये है पांचवी बीबी इनकी। 5 बीबी हैं। तो एक है मानसिंह, सॉरी मानसिंह कह रहा हूँ, मानसिंह बीबी कहाँ से बन जाएगा। तो मानबाई हैं, उनकी बहन है मानबाई। ठीक है, तो मानबाई हैं। और दूसरी हैं जो वो है जगत गोसाई। तीसरी है जो वो है रुखसाना बानो। और चौथी है सलमा बानो। और पांचवे है नूरजहां। सबसे बेटा होगा। तो सबसे बेटा होगा, लेकिन जो नूरजहां है उनसे बेटी है। ठीक है, तो नूरजहां की जो बेटी है वो लाडली बेगम है। चलिए आपको बता दें, नूरजहां जो है एक्चुअल में वो किसी की विधवा है। ठीक है, वो असल में इसकी शादी हो चुकी है नूरजहां की। कुली बेग, अली कुली बेग से हुई थी, जो इनके उसमें ही था, जहांगीर के उसमें ही, दरबार में ही कह लीजिए, सेना में ही था। अली कुली बेग, ये उसकी पत्नी थी नूरजहां। फिर वही कहानी, नवरोज का मेला जो उस समय बंद हुआ था, फिर शुरू हो गया था जहांगीर में। उसी नवरोज के मेले में नूरजहां को देखा इसने, और दिल आ गया जहांगीर का नूरजहां के ऊपर। पता लगवाया किसकी बीवी है, कौन है। पता चला कि भैया ये तो अली कुली बेग की ही है। अली कुली बेग से कहा गया भैया छोड़ दो, हमें पसंद आ चुकी है, और नूरजहां अब हमें चाहिए। भैया ठीक है, तय हुआ नूरजहां की शादी। इससे क्या, अली कुली बेग मारे गए, होता ही था यही सब, इसमें कोई नई बात नहीं है। अली कुली बेग खत्म हुए, और उनकी विधवा जो नूरजहां थी, उनसे शादी हो गई जहांगीर की। ये पुरानी कहानी चल रही आ रही है, पहले से ही बता चुके हैं सब। इस तरह की कहानी चलती रहती थी मुगल काल में। अब उसके बाद क्या हुआ, असल में इसकी बेटी ऑलरेडी थी, नूरजहां की एक बेटी पहले से थी उसके पहले पति से। उसका नाम था लाडली बेगम, ध्यान रखिएगा। तो लाडली बेगम पहले से ही है। फिर नूरजहां की शादी हो जाती है इससे 1900 कह रहे 15 1605 में बैठा है ना, 1611 में शादी हुई है। ध्यान रखिएगा, 1611 में शादी हुई है नूरजहां से। तो 1611 में शादी हो गई है नूरजहां से, और बेटी इनकी है लाडली बेगम। इसकी कहानी हम अभी आगे बताएंगे, लाडली बेगम की कहानी आएगी अभी। तो अभी आप इसको समझ लीजिए। समझ गए सब लोग? नूरजहां की कहानी क्लियर हुई? शादी कब हुई है नूरजहां की? जहांगीर से कब हुई है? 1611। बेटी कौन है नूरजहां की? लाडली बेगम। कौन है? लाडली बेगम। ठीक, चलो इतनी कहानी आप लोग को समझ में आ गई होगी। ये समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जैसे शाहजहां को बताते हैं जरा। क्यों? क्योंकि जहांगीर का पुत्र ही तो है शाहजहां। तो अब देखें ना शाहजहां कहाँ से आया, कौन इसकी माता है। तो एक्चुअल में जो इसकी पहली पत्नी, अगर पहली या दूसरी, अब कौन है इससे मतलब नहीं है, बस पत्नी है सब। ठीक है, पहली दूसरी से आपको मतलब नहीं है, 5 पत्नी है। ध्यान रखिएगा, नूरजहां का विवाह याद रखिएगा 1611, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नूरजहां वाला। आते हैं हम लोग मानबाई पर, जो मानबाई इसकी वाइफ है, मानबाई। ठीक है, मानबाई से एक पुत्र होगा, और मानबाई से जो पुत्र होगा उसका नाम है खुसरो। इसका भी नाम आपने सुना होगा, अगर सुना होगा तो। खुसरो नाम है उसका। तो मानबाई से जो पुत्र होता है उसका नाम है खुसरो। ठीक है, याद कर लीजिए, मानबाई से पुत्र जो होता है वो खुसरो। ठीक। जगत गोसाई से जो होगा, जो दूसरा जो जोधपुर वाला बता रहे थे, जगत गोसाई से, ये जगत गोसाई से जो पुत्र होगा वो होगा खुर्रम।
खुर्रम, खुर्रम समझते हो? खुर्रम ही आगे चल के शाहजहां बनेगा, खुर्रम ही आगे चलकर शाहजहां बनेगा। तो मान बाई का जो पुत्र है वो है आपका खुसरो, जगत गोसाई का जो पुत्र है वो है खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां कहलाएगा। रुखसाना बानो का जो पुत्र है वो है शहरयार, शहरयार। और जो रुखसाना बानो के बाद आपका आएगा जो एक और बेगम है, उनका नाम, उनका पुत्र होगा कौन? परवेज। तो परवेज का बहुत ज्यादा नाम आता नहीं है ना, परवेज का बहुत ज्यादा नाम आता नहीं है। सलमा बानो जो है, बट ठीक है याद रखिएगा, सलमा बानो का पुत्र जो है वो परवेज है ना। तो क्लियर हो गया। ये जरूर ध्यान रखना खुर्रम किसका है, ये इंपॉर्टेंट है। खुर्रम किसका है? खुर्रम किसका पुत्र है? खुर्रम किसका पुत्र है? जोधा अगर जोधा, जोधा इसका पुत्र है तो चलिए ठीक है, जाने दीजिए। अब जगत गोसाई याद कर लो है, वैसे जोधा वही है, जगत गोसाई याद कर लो, जगत गोसाई, ठीक है। हाँ, बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई सबको। तो जगत गोसाई है, ठीक है। तो इसका पुत्र है खुर्रम। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नूरजहां की कहानी समझिए जरा। नूरजहां का जो एक्चुअल नाम है वो है मेहरुनिसा। नूरजहां का जो वास्तविक नाम है मेहरुनिसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नूरजहां तो ये इसने बोला है, जहांगीर ने दिया है उपाधि। नूरजहां का एक्चुअल नाम है मेहरुनिसा, ठीक है, मेहरुनिसा कहा जाता है। जब उसकी शादी हुई थी जहांगीर से, तो पहले उसने नूर महल की उपाधि दी, नूर महल। तो पहले उसने उसको नूर महल कहा, लेकिन बाद में उसको नूरजहां कहा गया। तो सारे नाम है, याद रखिएगा। मेहरुनिसा उसका वास्तविक नाम है, बाकी नूरजहां और नूर महल ये, हाँ, अरे खुसरो बाग ये वही है, खुसरो, खुसरो के नाम पे ही है, जो इलाहाबाद में प्रयाग में है, खुसरो बाग, ठीक है। जाओ घूमो देखो, वहां पे मकबरा बना होगा किसी का, ठीक है ना, किसी का मकबरा बना होगा, बता देंगे किसका बना है आगे चलकर। तो यहाँ से बात हो गई आपकी नूरजहां वाली, इतना सब क्लियर हुआ, ठीक है। और उधर आपकी कहानी, उधर पारिवारिक वो भी खत्म हो गया, तो परिचय कंप्लीट हुआ, परिचय आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, आप विद्रोह पर चलते हैं कि जहांगीर के समय में जो विद्रोह हुआ वो क्या। तो पहला विद्रोह इसका होता है खुसरो के द्वारा। जो इसका पुत्र है खुसरो, उसने ही सबसे पहले विद्रोह कर दिया 1606 ईस्वी में। फिर वही कहानी कि अब सोचो जरा क्या चल रहा है। 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ है, गद्दी पे बैठा है 1605 में। तो लगभग कितने वर्ष की उम्र में बैठा ये? तो 70, 30, 35, लगभग लगभग 36 वर्ष की उम्र में बैठा, यही ना। तो अगर 36 वर्ष की उम्र में बैठा, तो जो खुसरो था बड़ा बेटा, वो सोच रहा था कि इसके हटते हटते तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्योंकि अभी तो ये गद्दी में बैठा है, और 20-20 साल तक तो क्या होगा कि ये शासन करेगा ही करेगा, तब तक हो जाएंगे 50 साल, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर वही कहानी, खुसरो ने फिर विद्रोह कर दिया। तो वही बताया ना कि इसके बाद पुत्र ही विद्रोह करते रहेंगे पिता के खिलाफ। तो खुसरो का पहला विद्रोह 1606 में हुआ जहांगीर के खिलाफ। जहांगीर ने विद्रोह को दबा दिया, खुसरो को बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया गया, उसको रखा गया। किसी तरह खुसरो फिर भाग निकला, खुसरो को फिर पकड़ा गया और फिर बंदी बना लिया गया। इस बार कहा ऐसा जाता है कि उसको अंधा कर दिया गया था, आंखें वगैरह निकाल ली गई थी खुसरो की, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए शाहजहां ने जेल में ही खुसरो को मरवा दिया, उसके भाई ने, क्योंकि बार बार यही सब चीज हो रहा था। और शाहजहां को लगा कि अगर जहांगीर हटता है तो बड़ा बेटा खुसरो है वही गद्दी पे बैठेगा, तो क्यों ना इसको निपटवा दिया जाए। तो जेल में ही खुसरो को निपटा दिया, खुसरो की कहानी खत्म हो गई। तो 1921, सॉरी 19 बार बार आ जाता है, 1621 की बात है ये। तो 1621 के आसपास खुसरो को मार दिया गया जेल में ही, शाहजहां के द्वारा उसने उसको मरवा दिया। चलिए ये खत्म हुए, बच्चे शाहजहां, खुर्रम, परवेज, शहरयार और लाडली बेगम, ये लोग बची, ठीक है। ये विद्रोह खत्म हुआ। सर इनका नाम पुत्र विद्रोह वंश होना चाहिए।
अरे पुत्र विद्रोह वंश हो जाएगा तो मुगल वंश कहाँ जाएगा? तुम लोग तो भैरावल के उसमें युद्ध हुआ था, भैरावल का युद्ध हुआ था तब हुआ था। अच्छा, अब एक कहानी और है। अच्छा, एक कहानी और है। जो मेवाड़ वाली कहानी चल रही थी महाराणा प्रताप के समय से, तो इस समय एक एक चीज हो जाती है जहांगीर के आने के समय। इधर मुगल वंश में जहांगीर आता है और उधर मेवाड़ पे महाराणा प्रताप तो मर चुके हैं, पता ही है, 1597 में। तो अब उनका पुत्र बैठा है गद्दी पे, अमर सिंह। तो मेवाड़ पे जो शासन है वो अमर सिंह का है, ठीक है, और इधर जो शासन है वो जहांगीर का है। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही थी? आवाज चली गई है क्या? आ तो रही है यार। किसको नहीं आ रही थी, कहाँ गया वो? V2070 कौन है ये? ये V2070 कौन है भाई? एक तो नाम नहीं है तुम्हारा, ऊपर से कहते आवाज नहीं आ रही है, तुमको हटा ही नहीं काम। कौन है V2070? V2070। अब आ रही है। तो मेवाड़ पे जो गद्दी पर हैं वो आपके हैं अमर सिंह, ठीक है। जहांगीर ने भी अभियान भेजे। देखो, अब तक पूरा मेवाड़ जो है लगभग महाराणा प्रताप ने जीत लिया था, केवल चित्तौड़ को छोड़कर। चित्तौड़ के दुर्ग को नहीं जीत पाए थे महाराणा प्रताप, ठीक है। चित्तौड़ का जो किला था, क्योंकि चित्तौड़ का किला बहुत मजबूत किला पहले से ही था, उदय सिंह के समय से ही। तो एक बार जिसका अधिकार हो गया तो उसको जीतना बहुत मुश्किल था, मतलब या तो आप बहुत ताकत, बहुत सेना हो या बहुत समथिंग। तो चित्तौड़ का जो अधिकार था वो मुगलों के पास रहा, चित्तौड़ नहीं जीत पाए थे, जो चित्तौड़ का किला था। इसको छोड़कर बाकी मेवाड़ का पूरा क्षेत्र जीत लिए थे, ठीक है। और अमर सिंह जब बैठता है तो जहांगीर ने फिर अभियान किए। असल में अकबर ने भी किया था, लेकिन अकबर का ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जहांगीर ने किया फिर। अमर सिंह ने भी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा मैं संघर्ष करूंगा। तो अमर सिंह ने भी संघर्ष किया, काफी समय तक संघर्ष किया। जहांगीर फिर परेशान रहा। लास्ट में जहांगीर ने खुर्रम को भेजा, शाहजहां को। और 1613 में, 1613 में चित्तौड़ को घेर लिया गया। चित्तौड़ तो था ही, मेवाड़ वगैरह को घेर लिया गया जहां पर वो थे अमर सिंह, और पूरा उसको घेर लिया गया। फिर भी लड़ाई चलती रही लगभग 1-2 साल के बाद। परिस्थितियां जब बिगड़ने लगी, क्योंकि ये लोग अब क्या करते थे कि ये लोग जाते थे तो पूरे और कुछ नहीं करते थे, किला विला, ये लोग फसल नष्ट कर देते थे, खेत नष्ट कर देते थे, फसल नष्ट कर देते थे, किसानों को मार देते थे, जान सब ये। तो जब उनसे नहीं जीत पा रहे थे तो ये लोग प्रजा को नुकसान पहुंचा रहे थे, बहुत बुरी तरीके से मार दे रहे थे। इससे अमर सिंह दुखी हो गए कि भैया अब लड़ना है तो हम लोगों से लड़ो, प्रजा को क्यों मार रहे हो? तो प्रजा को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता था। तो इसमें अमर सिंह ने कहा कि अब बेहतर यही होगा कि अब संधि करना ही बेहतर होगा। रीजन, क्योंकि अगर प्रजा मर जाएगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए अमर सिंह ने जहांगीर से कहा कि ठीक है, हम समझौता तैयार करें, लेकिन आप मतलब प्रजा को नुकसान मत पहुंचाइए। तो इस तरह संधि हो गई। लेकिन संधि की कुछ शर्तें थी। अमर सिंह ने कहा मैं आपके दरबार में नहीं जाऊंगा। दूसरा, हाँ, मैं अगर कोई और जाने की इच्छा रखता है तो मैं अपने बेटे को भेज सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये चाहें कि मैं आपके दरबार में आपकी सलामी करूं तो ये मुझसे नहीं होगा, अमर सिंह ने कहा। जहांगीर ने कहा ठीक, जहांगीर स्वीकार हो गई। ये अकबर की तरह नहीं था। अकबर कहता था महाराणा प्रताप को तुम खुद आओ, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। जहांगीर ये चीज जानता था कि फिर विद्रोह हो जाएगा। जहांगीर ने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं आना चाहते मत आइए। करण सिंह गया था, उनका बेटा। तो अमर सिंह ने अपने बेटे को भेजा था, करण सिंह को। और दूसरी सब कुछ पूरा जो था अमर सिंह को दे दिया गया, चित्तौड़ वगैरह सब, चित्तौड़ भी दे दिया गया, चित्तौड़ का किला भी दे दिया गया, पूरा मेवाड़ वगैरह सब कुछ लगभग इनको दे दिया गया। बस एक शर्त थी कि आप मतलब
मुगल बादशाह जो है उनकी हेल्प करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो अमर सिंह तैयार होगा, ठीक है, जब आपको जरूरत पड़ेगी हम आपको करेंगे। और करीब 1500 सैनिक का एक दस्ता था, कुछ कहा जाता है 1500 सैनिक का, जिसको देख रेख करनी थी अमर सिंह को। मुगल की 1500 मनसबदारी चल रही थी ना कि 1500 सैनिक दस्ता था, तो उसका देख रेख अमर सिंह को करना था। तो कुछ शर्तें थी जिसको अमर सिंह ने माना और जहांगीर ने भी माना। दोनों लोगों ने आपस में ऐसा किया जिससे बन गया, लड़ाई झगड़ा उस तरफ नहीं हुआ और मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो अमर सिंह को वापस आ गया। तो इस तरह से चीजें ठीक हुई थोड़ी सी, है ना। अच्छा, लेकिन इससे पहले हो चुका है सब, अब हम बता नहीं रहे, बहुत सारा कत्लेआम हो चुका था, उसके बाद ही संधि हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो यहाँ से ये कहानी खत्म होती है आपकी। मेवाड़ वाला भी हो गया, इधर ये दो विद्रोह हो गए। तो जो मेन विद्रोह था वो ये था। आगे चल के विद्रोह खुर्रम करेगा, शाहजहां भी विद्रोह करेगा, जो इसका दूसरा बेटा है जो जगत गोसाई का। तो 1622-23 के आसपास खुर्रम खुद विद्रोह कर देगा जहांगीर के खिलाफ, क्योंकि खुसरो तो मर चुका है, अब बचा है खुर्रम। तो उसको पता चला कि भैया मेरा ही रास्ता है, मैं ही बन सकता हूँ। तो अब शाहजहां करेगा, फिर शाहजहां के विद्रोह को दबाया जाएगा। शाहजहां के विद्रोह को दबाया जाएगा तो एक महावत खां है, वो विद्रोह करेगा बेचारा। जहांगीर के शासन में विद्रोह ही विद्रोह है, और वो भी कोई बाहर का नहीं, उसी के परिवार के सब। कहीं उसका पुत्र कर रहा है विद्रोह, कहीं उसका सेनापति कर रहा है विद्रोह, यही सब चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह की कहानी है। चलिए अब हम थोड़ा सा नोट्स दिखा लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स। ये वो बातें थी जो आपको समझा रहे थे हम। अब हम देख लेते हैं कुछ नोट्स वगैरह क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए सब लोग। देखिए, जन्म इसका हो गया, जन्म उनकी हम बात कर चुके हैं, बचपन का सलीम। अच्छा, अकबर इसको एक नाम दिया था, शेखो बाबा कहता था। मतलब ये क्वेश्चन अगर बने कभी कि शेखो बाबा किसको कहते थे, तो सलीम को वो शेखो बाबा कहता था। ठीक है, हाँ, शुरुआत जहांगीर ही किया था विद्रोह का। तो शेखो बाबा जहांगीर को कहता था ये। ठीक है, पूरा नाम आप समझ ही गए थे, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है, और इसके गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। बाकी ये सब बात हो गई। राज्याभिषेक 1605 में हो गया था इसका। अनारकली से प्रेम, तो अनारकली वाली कहानी आप समझ लीजिएगा। बाकी मकबरा जो इसका लाहौर में है, किसका? अनारकली का। तो अनारकली का जो मकबरा है वो लाहौर में बना है 1615 में। ठीक है, 1615। तो कहा ऐसा जाता है कि अनारकली एक नृत्यांगना थी जो उनके दरबार में थी, और जिससे प्रेम हो गया था इनका जहांगीर का, लेकिन अकबर को पसंद नहीं था ये। तो ये सब चीजें ऐसी थी। पहली पत्नी जो है वो मानबाई, आपको पता चल गया, खुसरो उनका पुत्र है। द्वितीय जो है जगत गोसाई, पुत्र खुर्रम है। तृतीय जो है वो रुखसाना बानो शहरयार है। चतुर्थ जो है वो सलमा बानो परवेज है। और पंचम जो है नूरजहां लाडली बेगम। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया, बादशाह बेगम किसको कहा जाता है? तो नूरजहां को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बादशाह बेगम नूरजहां को ही कहा जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606 में, आपको बता ही दिया था। बहरावल के मैदान में युद्ध हुआ था जहांगीर से। फिर वो इसको बंदी बनाया गया था, अंधा बना दिया गया। फिर लास्ट में खुसरो की हत्या हो गई 1621 में, शाहजहां ने करवा दिया था। ठीक है, अच्छा, अब सबसे बड़ी बात समझिए, क्वेश्चन मेन। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी है। तो दो ऐसे मुस्लिम शासक है जिन्होंने सिख गुरुओं की हत्या कराई है। एक तो है जहांगीर और एक है औरंगजेब। तो ये करवाएगा गुरु अर्जुन देव की, और औरंगजेब कराएगा गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, तो आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो असल में हुआ क्या था कि जो खुसरो था, खुसरो असल में जब विद्रोह हुआ था तो खुसरो चला गया था किसके पास? गुरु अर्जुन देव के पास, जो 5वें सिख गुरु हैं। तो गुरु अर्जुन देव के पास खुसरो चला गया, उनसे सहायता मांगी। तो गुरु अर्जुन देव ने उसको धन भी दिया और उसको आशीर्वाद वगैरह भी दिया कि चलो ठीक है, मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर। इससे जहांगीर गुस्सा हो गया था। अब जहांगीर गुस्सा हुआ तो उन्होंने मतलब गुरु अर्जुन देव को अपने दरबार में बुलवाया और ऐसा कहा। गुरु अर्जुन देव नहीं आए, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो जरूरत में था तो मैंने हेल्प की। तो इससे नाराज होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी थी, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। ये ध्यान रखिएगा, 5वें सिख गुरु की। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं। तो दक्षिण विजय जब कर रहा था ये, जब साउथ की तरफ गया था दक्षिण विजय में, तो 1616 में ये दक्षिण विजय का अभियान शुरू हो गया था। तो खुर्रम कौन है? शाहजहां है। तो वहां पर
एक आपको अगर याद हो, जब बहमनी और विजयनगर साम्राज्य बता रहे थे तो उसमें एक अहमदनगर आया था, अहमदनगर था, और क्या था, बराड़ था, ठीक है, और कौन था, बीजापुर था, और कौन था, गोलकुंडा था, है ना, ये सब थे। तो ये असल में वो बहमनी साम्राज्य से जब वो टूट करके अलग हुए थे, तो अहमदनगर पर आक्रमण किया गया। अहमदनगर पे इस समय शासन मलिक अंबर का चल रहा है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम पूछ लिया जाता है क्योंकि ये भी प्रतापी है, ठीक है, मलिक अंबर। यदि अनारकली को एक बार देख लेता, कयामत के दिनों तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। ये देखो लिखा हुआ है, हाँ भैया होता, शुक्रगुजार होता वो, तो ऐसा कहा जाता है जहांगीर ने, मतलब। ठीक है, चलिए अब आगे अगर इसमें देखते हैं तो मलिक अंबर जो अहमदनगर पर है, आक्रमण किया जाता है खुर्रम ने, और वो मलिक अंबर को हरा देता है। यहीं से खुर्रम को मिलती है शाहजहां की उपाधि। तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां को उपाधि कब मिली है, जब इसने साउथ में जब गया है, अहमदनगर को इसने जीता है और वहां पे मलिक अंबर को हरा दिया है, तब इसको उपाधि मिली है शाहजहां की, जो जहां का विजेता हो, शाहजहां। ठीक है, इस तरह से। बाकी मेवाड़ विजय हमने आपको समझा दिया है। महाराणा के पुत्र जो थे अमर सिंह, वो बैठे थे और उन्होंने संघर्ष किया। 1613 में जहांगीर ने खुर्रम को भेजा था। फिर 1615 में क्या हुआ था, मेवाड़ और मुगल की संधि हो गई थी। ठीक है, उस संधि में कुछ शर्तें थी, वो हमने आपको समझा ही दिया कि राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को भेजा, लेकिन वैवाहिक संबंध नहीं बना। अच्छा, एक और खास बात थी कि इन्होंने कोई विवाह नहीं किया। विवाह का मतलब कि अभी आप देखो कि राजपूत में जब भी कोई जीतता था तो ये अपनी बेटी का विवाह कर देते थे। अमर सिंह ने नहीं किया। उन्होंने कहा संधि हमारी तभी होगी जो हमारे शर्तों पर होगी। संधि हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये आपके हिसाब से नहीं होगा। तो कोई विवाह नहीं करवाया। पहले बात, उन्होंने किले वगैरह अपने पास रखवा लिए जो भी थे। हाँ, एक बस किया कि हम आपकी जब जरूरत होगी तो हम आपकी शामिल हो जाएंगे, बस इतना है। तो ये सब चीजें थी, अमर सिंह ने भी इस तरह से किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये यहाँ तक की बात खत्म हुई। अब आते हैं वापस नूरजहां पर, क्योंकि नूरजहां की कहानी समझना बहुत जरूरी है। नूरजहां की कहानी समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, अब हम इसको समझाते हैं आपको, थोड़ा ध्यान समझना इसको। नूरजहां की कहानी तो थोड़ा सा नोट्स में दिखा देते हैं, फिर हम इसको क्लियर कर देते हैं। समझिए जरा। नूरजहां से विवाह 1611 में हुआ है जहांगीर का। 1611 में, ठीक है। और वास्तविक नाम है नूरजहां का मेहरुनिशा। मेहरुनिशा। इसको नूर महल की उपाधि दी है जहांगीर ने। ठीक है। एक्चुअल में नूरजहां का विवाह 1594 में अली कुली बेग के साथ हुआ था और उसकी एक पुत्री थी लाडली बेगम। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, लाडली बेगम थी उसकी पुत्री। लेकिन बाद में जो विवाह होता है वो जहांगीर से हो जाता है। इस लाडली बेगम का, ये लाडली बेगम का विवाह होगा शहरयार से। अब देखो, बताया हमने आपको, समझिए हमारी बात। जहांगीर का जो विवाह हुआ है वो नूरजहां से हो गया, और नूरजहां की ऑलरेडी बेटी है। नूरजहां की और बेटी कौन है, लाडली बेगम। ठीक है, नूरजहां की बेटी कौन है, लाडली बेगम। और जहांगीर का बेटा कौन है, जहांगीर का बेटा कौन है, शहरयार। शहरयार बेटा है इसका। क्यों, शहरयार कौन है, तो शहरयार इसकी जो रुखसाना बानो है उसका पुत्र है। तो जहांगीर का पुत्र हो गया ना, तो जहांगीर का पुत्र हो गया शहरयार, और नूरजहां की बेटी है लाडली बेगम, तो भाई बहन हो गए ना, भाई बहन हो गए ना, भाई बहन हो गए, शादी हो गई। कितनी मजेदार बात है। तो जो लाडली बेगम है और जो उधर शहरयार है, दोनों की शादी हो गई। तो लाडली बेगम की शादी करा दी शहरयार से। ठीक है, हाँ जायज है, हमें पता है, हम कहाँ हम कुछ कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। हमको सब पता है, हम डिस्क्राइब नहीं करना चाहते। ठीक है, हमें बहुत कुछ पता है। जितना हम ये नहीं पढ़ते उससे ज्यादा किताबें हम पढ़ चुके हैं इस्लाम पर, तो हमें बहुत कुछ पता है। केवल हमें उर्दू बस थोड़ी बहुत नहीं आती, बाकी सब कुछ मालूम। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो क्या बोला जाता है कि चलिए अब शादी इसकी करवा दी लाडली बेगम से, लाडली बेगम और शहरयार की शादी हो गई। चलिए ठीक है। इसका भाई है, इसका भाई है किसका, नूरजहां का। अब ये जरा थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन होता है, तो अब समझिएगा। नूरजहां के पिता हैं, तो नूरजहां के पिता को एक बड़ा पद दे दिया जाएगा।
नूरजहां का भाई है उसको भी शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है, और नूरजहां की बेटी की शादी तो हो ही गई, तो एक गुट बन जाएगा। दरबार में क्या होगा, अब एक गुट बन जाएगा, एक नूरजहां का गुट होगा, क्योंकि नूरजहां एक पॉलिटिकल वो हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, तो जहांगीर इसके प्रभाव में आ जाएगा, नूरजहां के प्रभाव में। तो एक प्रकार से वो नूरजहां को बहुत प्रेम करता है, कहा जाता है कि इन सभी अगर बीवियों में देखे तो नूरजहां को सबसे ज्यादा चाहता था, ठीक है, सबसे ज्यादा दुश्मनी, सबसे ज्यादा अगर ये किसी से नफरत करता था तो खुसरो से करता था, जो खुसरो था, और मानबाई का पुत्र खुसरो, उसका रीजन था, अब हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते, कहा ऐसा जाता था कि मानबाई को अकबरी पसंद करता था, तो जहांगीर था तो उसको ये नहीं पता चलता था कि खुसरो मेरा ही बेटा है या अकबर का बेटा है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी, इसलिए वो खुसरो को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था जहांगीर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं कुछ। अब अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें हुआ क्या कि एक गुट बन गया, दरबार में गुट बन गया, और नूरजहां का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि नूरजहां के गुट में कौन कौन लोग शामिल है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से नहीं, उसमें पूछा था कौन नहीं है, तो 4 थे, उसमें से 3 लोग तो थे ही ना, एक था जो उस गुट का नहीं था। तो नूरजहां के गुट में कौन है बता दें आपको। नूरजहां के गुट में नूरजहां के पिता हैं, नूरजहां खुद है, नूरजहां का पिता है, नूरजहां का भाई है, और शाहजहां भी है, खुर्रम भी नूरजहां के गुट में है, ठीक है। और जहांगीर नहीं है, क्योंकि जहांगीर को ये चीज पता नहीं है कि उनका गुट बना, क्योंकि वो खुद ही सुल्तान है, तो जहांगीर नहीं है, उस क्वेश्चन में जहांगीर नाम दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसा पूछेगा कि नूरजहां के गुट में कौन नहीं था, तो जहांगीर नहीं है, क्यों, क्योंकि नूरजहां के गुट में कौन है, नूरजहां है खुद, उसका पिता है, उसका भाई है, और शाहजहां है, ये 4 लोग जो है नूरजहां के गुट में है। तो यहाँ से चीजें होती हैं, तो एक प्रकार से नूरजहां का प्रभाव रहता है, और काफी चीजें वो डिसीजन लेती रहती है इस तरह की। चलिए ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर शाहजहां की, देखें अगर शाहजहां की, तो नूरजहां का जो भाई है, नूरजहां का जो भाई है आसफ खां है, तो नूरजहां का जो भाई है वो आसफ खां है, आसफ खान की पुत्री है एक, आसफ खां की जो पुत्री है उस पुत्री का विवाह हो जाएगा खुर्रम यानी शाहजहां से। ध्यान रखिए, अभी जो बोल रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। आसफ खां की एक पुत्री है, और आसफ खां की पुत्री का विवाह होगा शाहजहां से। आसफ खां कौन है, नूरजहां का भाई है। तो नूरजहां का जो भाई है आसफ खां, उसकी पुत्री से विवाह होगा शाहजहां का, और ये पुत्री कौन है, अर्जुमंद बेगम बानो, ये पुत्री है अर्जुमंद बेगम बानो। आप समझ गए, अर्जुमंद बेगम बानो, मुमताज महल, ये है मुमताज महल, ठीक है, तो ये है अर्जुमंद बेगम बानो। तो आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बेगम बानो, इसका विवाह होगा शाहजहां से, समझिए अब। तो इस गुट में शामिल होगा, क्योंकि भाई अब वो भाई का ही दामाद हो गया, भाई उसका ससुर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है नूरजहां के गुट में रहेंगे ये लोग। तो इस तरह से गुट चलता है, आगे चल के मतभेद हो जाएगा, आगे चल के मतभेद हो जाएगा। क्यों मतभेद हो जाएगा, जो आसफ खां है, क्योंकि शाहजहां उसका दामाद हो चुका है, ठीक है, वो उसका दामाद हो चुका है, ठीक है, तो आसफ खां चाहता था कि गद्दी शाहजहां को मिले, गद्दी शाहजहां को मिले, ये चाहता था आसफ खां। लेकिन जो नूरजहां है, क्योंकि उसका भी प्रभाव हो चुका है, तो नूरजहां नहीं चाहती थी कि शाहजहां बने। यहां से हो जाता है विद्रोह, शाहजहां नूरजहां के खिलाफ चला जाता है, तो इनके गुट में हो जाती है फूट, फूट पड़ जाती है, तो नूर शाहजहां जो है अलग हो जाता है, ऐसा बोला जाता है कि उस गुट से वो बाहर हो जाता है इस्लाम। तो इस तरफ काफी सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट था कहानी टाइप की जो आपको हमने समझाया। अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं जरा।
नूरजहां से विवाह बताई दिया आपको, वास्तविक नाम नूरजहां का विवाह, ये सब समझा दिया। लाडली बेगम का विवाह किससे हो गया था? शहरयार से। तो अब नूरजहां क्या चाहती थी? कि शहरयार बने शासक। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब नूरजहां का प्रभाव रहेगा और उसकी बेटी का अगर विवाह शहरयार से हो गया, तो अब दामाद हो गया, तो नूरजहां चाहेगी ना कि शहरयार बने। लेकिन इधर पे इसका जो भाई है आसफ खां, उसकी पुत्री का विवाह हो गया है खुर्रम से, तो आसफ खां चाहता था कि खुर्रम शासक बने। तो यहाँ बवाल हो गया था, ठीक है, इन लोगों में तो थोड़ा सा मतभेद हो गया था इस गुट में। अच्छा, इनके पिता कौन थे नूरजहां के? तो मिर्जा गयास बेग थे, ये नूरजहां के पिता हैं, और असमत बेगम जो है वो माता थी। तो अब इनके गुट में कौन कौन हो गया? देखो, नूरजहां खुद हो गया पहला नाम, दूसरा कौन हो गया? इनका पिता मिर्जा गयास बेग, तीसरा कौन हो गया? असमत बेगम, चौथा कौन हो गया? आसफ खां, और पांचवा कौन हो गया? खुर्रम। तो ये लोग 5 लोग को कहा जाता है कि ये नूरजहां के गुट में थे पहले। लेकिन जब विद्रोह हो जाता है तो यहाँ से ये शाहजहां इनसे अलग हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। इन्हीं कारणों के चलते शाहजहां विद्रोह कर देता है। इसी कारणों के चलते शाहजहां विद्रोह कर देता है 1623 में। तो 1623 में शाहजहां का विद्रोह होता है। वो सोचता है कि जहांगीर को हटा के हम शासक बन जाएं, बट इसके विद्रोह को दबा दिया जाता है। और इसके विद्रोह को दबाता कौन है? तो महावत खान ये दबाता है, महावत। तो महावत खां क्या करता है कि शाहजहां के विद्रोह को दबा देता है। और फिर आगे चल करके महावत खां का पावर बढ़ता है, तो महावत खां सोचता है कि मैं खुद शासक बन जाऊं। तो महावत खां फिर विद्रोह कर देगा। तो 1626, तो दोनों याद रखने हैं, 3 याद रखना है। खुसरो का विद्रोह कब हुआ था? 1606 में। शाहजहां का विद्रोह कब हुआ था? 1623 में। और महावत खां का विद्रोह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1626 में। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना आपके पास है, बस इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु बहुत सिंपल है। अच्छा, एक है और बोला गया है कि न्याय के लिए जहांगीर क्या करता था। तो न्याय के लिए क्या करता था जहांगीर कि इसने असल में क्या किया था कि जो किला था इनका, आगरे का किला, उसके बाहर उसने जैसे 60 घंटियों को एक लगवाया था। और कोई भी अगर आधा चाहता था तो उस सोने की जंजीर में लगवा करके 60 घंटियों को लटका दिया था। अगर कोई न्याय पाना चाहता है तो वो आए, उस घंटी को बजाए और सीधा दरबार में जा करके मतलब जहांगीर से न्याय मांग सकता था। तो इसको कहा जाता है सोने की जंजीर लगवाना। तो सोने की जंजीर जो आगरे के किले में, वो किसने लगवाया था न्याय के लिए? तो जहांगीर ने लगवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन अंग्रेज था, वो पहला अंग्रेज कौन था जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला जो अंग्रेज है वो विलियम हॉकिंस है। विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस है, ठीक है। तो ये विलियम हॉकिंस है जो पहुंचा है आपके कहाँ पर, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, विलियम हॉकिंस, ठीक है। इसको एक उपाधि दी गई है इंग्लिश खां की। इंग्लिश खां, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश खां की उपाधि दी गई है। किसको दी गई है? विलियम हॉकिंस को दी गई है। क्लियर। 1608 से 1611 में ये जहांगीर के दरबार में रहा है। जेम्स वन का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हम आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में क्या था, कि अगर हम लोग समझें इंग्लिश खां की उपाधि, हाँ इंग्लिश खां की उपाधि मिली है इसको, ठीक है। तो अब समझाते हैं आपको। असल में जब अकबर शासन पे था, अकबर जब था, जब अकबर नहीं मरा था, तो 1602 के आसपास जो ब्रिटेन था, ब्रिटिश में, तो वहां पर जेम्स प्रथम बैठे हुए थे गद्दी पर। जेम्स प्रथम, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो उसके बाद की बात चल रही है। तो जब 1602 के आसपास की बात है, तो जेम्स प्रथम जो है वो इंग्लैंड की गद्दी में बैठे हैं, ब्रिटेन की गद्दी पर, वहां के शासक। और भारत में है अकबर 1602 के आसपास। तो जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस को भेजा भारत, दूत बनाकर विलियम हॉकिंस को भेजा कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, कि जाओ और वहां मतलब व्यापार करने के लिए इस तरह से कुछ अनुमति वगैरह लो। तो विलियम हॉकिंस चला तो था अकबर से मिलने, लेकिन जब तक वो भारत पहुंचा तब तक अकबर निपट चुके थे। क्योंकि जब तक भारत पहुंचा, वो भारत जब पहुंचा है वो 1608 में पहुंचा है विलियम हॉकिंस, लेकिन अकबर तो 1605 में निपट गए थे और शासन किसका हो गया था? जहांगीर का।
तो ध्यान रखिएगा कि चला किसके लिए था, ये अकबर के लिए चला था, लेकिन पहुंचा किसके दरबार में था, तो जहांगीर। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके दरबार में गया था, तो जहांगीर के दरबार में गया था विलियम हॉकिंस। ये पूरी बात थी। और विलियम हॉकिंस को ही इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। 3 साल के आसपास लग रहा था ये जहांगीर के उसमें। और क्या पूछ रहे हो? अकबर के समकालीन एलिजाबेथ, हाँ ठीक है, एलिजाबेथ थी वो जब उस समय शासन चल रहा था। अकबर तो मर ही गया, ज्यादा दिन तो देख ही नहीं पाया। फिर जब वो एलिजाबेथ हटी थी जेम्स प्रथम के लिए, तो 1 आध साल रहा होगा, उसका कोई मतलब नहीं पड़ता। आगे बढ़ते कहाँ थे हम लोग? हाँ, जेम्स प्रथम के लिए। तो उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि जाओ और मतलब कुछ अनुमति लो जहांगीर से, या जो भी अकबर के लिए था के नाम पर था। पर जहांगीर से उसने अनुमति मांगी कि मुझे फैक्ट्री स्थापित करनी है आपके यहाँ पर। तो बहुत समय लग गया था। जहांगीर ने दे तो दिया, और सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई जानी शुरू हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली फैक्ट्री जो शुरुआत कर दी थी, तो वो किसके शासन काल में था? तो जहांगीर का ही शासन चल रहा था जब वो विलियम हॉकिंस आया था, और सूरत में ये फैक्ट्री बननी शुरू हो गई थी। लेकिन ये फैक्ट्री बन नहीं पाई थी। ये फैक्ट्री जाकर बनी थी 1613 में। ये बताएंगे आधुनिक भारत में, यही क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, जो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट किया है बच्चों को। बच्चे ये परेशान हो गए कि हम किसको टिक लगाएं, क्योंकि उसने उसमें पूछ लिया था कि पहली फैक्ट्री जो अंग्रेजों द्वारा है वो कहाँ स्थापित की गई थी। तो असल में जहांगीर के शासन में जब विलियम हॉकिंस पहुंचा था 1608 में, तो अनुमति तो पा गया था, और उसने सूरत में फैक्ट्री लगवानी भी शुरू कर दी थी। लेकिन ये फैक्ट्री 1613 में कंप्लीट हुई थी। इससे पहले एक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बना दी गई थी, मसूलीपट्टनम में बना दी गई थी, लेकिन वो अस्थायी था। तो अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, अब इस पर निर्भर करता है। तो 1611 में ही वो चीज कंप्लीट कर दी गई थी मसूलीपट्टनम की। फैक्ट कब बन गई थी, तो फिर तो मसूलीपट्टनम ही आएगा, लेकिन कब शुरुआत कर दी गई थी, तो वो आपका आएगा सूरत वाला। ठीक है, इस तरह से अस्थायी का खड़ा। तो ये कुछ पॉइंट है। इसको मनसब भी दे दिया गया था, यानी एक अच्छा पद दिया था। मनसब 400 का मनसब दे दिया था जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को। तो 400 का मनसब देने का मतलब कि एक अच्छा खासा रुतबा हो गया भाई। 400 के मनसब का मतलब घुड़सवार इसके अंदर आ गए। ठीक है। और जहांगीर क्या चेंज किया था, अगर आप पीछे देखें तो जो अकबर के समय मनसबदार चल रहे थे, जो अपने पद के अनुसार घुड़सवार रख सकते थे, तो इसने 2 और चीजें बदल दी। इसने कहा 2 अस्पा और सिंहस्पा। अब इसको समझना कि जहांगीर ने क्या किया। 2 अस्पा का क्या मतलब? जैसे मान लो अकबर के समय कोई एक व्यक्ति था, तो वो एक घुड़सवार रख रहा है, एक घुड़सवार। ठीक है, जैसे मान लो 300 घुड़सवार है उसके पास, ऐसे समझो 300 घुड़सवार है। तो जहांगीर ने उसको क्या किया कि बदल दिया। अब वो 300 घुड़सवार वाला एक जो है वो डबल रखेगा। इसका मतलब कि 300 जिसके पास घुड़सवार थे वो कितना रखेगा? 600 रखेगा। और या तो फिर एक और था कि अगर वो रख सकता है तो वो फिर 3 गुना भी रख सकता था। तो 300 वाला अगर वो मनसबदार है या 300 उसके पास घुड़सवार है, तो वो 900 रखेगा। तो जो डबल रखता था उसको 2 अस्पा कहते थे। 2 अस्पा, अस्पा मतलब अश्व समझ लो, लेकिन अश्व नहीं है यहाँ, मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं। 2 अस्पा तो डबल रख सकता था। सिंह अस्पा का मतलब था 3 गुना रख सकता था। तो अकबर के समय में ऐसा नहीं था। अकबर के समय में बस अगर 300 का मनसबदार है तो वो रखता था। घोड़े वो जरूर डबल रखते देता, लेकिन यहाँ घुड़सवार भी डबल हो सकते थे। ठीक है। तो सिंह अस्पा और 2 अस्पा, तो 2 अस्पा में वो डबल हो जाते थे संख्या। 300 वाला 600 रख सकता था घुड़सवार, और अगर वो और थोड़ा सा रख सकता है, पावरफुल है, तो वो 900 कर सकता था, 3 गुना। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अस्पा और सिंह अस्पा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब आता है दूसरा अंग्रेज यात्री। एक अंग्रेज यात्री और आया जहांगीर के शासनकाल में, जेम्स प्रथम ने भेजा 1615 के आसपास। सर टॉमस रो, सर टॉमस रो आया था। तो सर टॉमस रो जो है वो भी आया था। तो दोनों नाम ध्यान रखें। एक पहला यात्री जो आया था वो विलियम हॉकिंस है, जो कि दरबार में पहुंचा था। एक दूसरा यात्री भी आया, वो भी किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार। 2 नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो दोनों नाम भूलना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
और इंग्लिश खां की उपाधि तो आप समझी गए कि किसको दी गई थी। ओके। सर थॉमस रो 1615 के आसपास आया, और ये पादरी के साथ आया था एडवर्ड हैरी, जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था, ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए, तो एडवर्ड हैरी भी आ गया था। ओके ठीक है। ओके, अब आते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर का काल जो है वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग। और इसके दरबार में दो बहुत बड़े चित्रकार थे, मंसूर और अबुल हसन। याद कर लीजिए इस चीज को, एक है मंसूर और एक है अबुल हसन। अबुल हसन, तो दो जो हैं ये आपके बहुत बड़े चित्रकार थे, मंसूर और अबुल हसन। ठीक है, ये इनसे कई क्वेश्चन बने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने हैं मंसूर और इससे। मंसूर किस चीज का बनाता था, तो ये पक्षी विशेषज्ञ था, पक्षियों के ऊपर बनाने वाला, प्राकृतिक। और अबुल हसन किसका बनाता था, व्यक्तियों का। ये दो पॉइंट हैं। वो दूसरा, इसको एक उपाधि दी गई थी नादिल उल अस्त्र की, किसको, मंसूर को। और अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई थी, नादिल उल जहां की। तो आपको दो तीन पॉइंट ये याद कर लेने हैं कि दो मेन चित्रकार जो हैं मंसूर, ठीक है, और अबुल हसन, है ना। मंसूर किस चीज का था, तो पक्षी का बनाने के लिए। और जो अबुल हसन था वो किसका, व्यक्तियों का बनाने के लिए। मंसूर को उपाधि कौन सी दी गई थी, नादिर उल अस्त्र की। अबुल हसन को कौन सी दी गई थी, नादिर उल जमा की। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, इतना ध्यान रखना और स्टूडेंट, कि इवन जहांगीर अपने आप को इतना ज्यादा चित्रकारी का उस्ताद मानता था कि वो ये कहता था कि अगर किसी ने एक चित्रकारी की है, पेंटिंग बनाई है, और मेरे सामने वो लेके आ जाए, तो मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी नाक किसने बनाई है, इसका हाथ किसने बनाया है, इसका पैर किसने बनाया है। मतलब वो अपने आप को इतना बड़ा चित्रकार मानता था जहांगीर। इसीलिए इसको चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें चित्रकारी बहुत ज्यादा उन्नत मानी गई थी जहांगीर के समय में। ठीक है, तो इस तरह से वो चीजें थी। मंसूर और अबुल हसन दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लिए। अब आते हैं नूरजहां के ऊपर। नूरजहां ने मकबरा बनवाया है, इत्मादुद्दौला का मकबरा। इत्मादुद्दौला का मकबरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, भूलना मत, याद रखना। क्योंकि पहला मकबरा है जो पूरे संगमरमर से बनवाया गया था। संगमरमर से, इससे पूरा संगमरमर का यूज अभी कहीं नहीं किया गया था, थोड़ा बहुत कर लिया गया था। लेकिन ये जो मकबरा है इत्मादुद्दौला का मकबरा, इसमें पहली बार पूरा संगमरमर का प्रयोग किया गया। और फिर इसके बाद जाकर के ताजमहल पे किया गया पूरा संगमरमर, जो एक हर चीज बनवाई गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहला मकबरा वो था जो पूरा संगमरमर का था, तो इत्मादुद्दौला का था। और इत्मादुद्दौला कौन है, ये इसके पिता ही हैं, नूरजहां का पिता ही है, मिर्जा गयास बेग। उसको एक उपाधि दी गई थी इत्मादुद्दौला की, तो असल में उसका पिता ही था, उसी का मकबरा है। तो नूरजहां ने उसको बनवाया था और पूरा संगमरमर का करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलना मत इसको। ठीक है, इत्मादुद्दौला वाला। चलिए, तो ये एक पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नूरजहां वाला क्लियर हो गया, पूरा संगमरमर वाला। अच्छा, इसमें जो शैली यूज की गई, गुम्बद वगैरह बनाया गया, उसको पित्रादुरा कहा गया। ऐसा एक क्वेश्चन किया जा चुका है, इसलिए हमने इसको रख लिया कि पित्रादुरा का प्रयोग कहाँ किया गया है। पित्रादुरा एक गुम्बद टाइप से समझ लो, या कुछ एक शैली है जो उसमें प्रयोग किया गया था पित्रादुरा का। तो वो उस मकबरा में बनाया गया इत्मादुद्दौला वाले में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। कहाँ बनवाया गया, तो आगरा में, ये आपको ध्यान रखना। आगरा देखो, अब आगे चल करके आगरा का ही प्रयोग होना है, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, ये सब वहीं पर सब होना है ना। बट जहांगीर का नहीं है, जहांगीर का जो बनेगा वो जाकर के कहाँ बनेगा, वो लाहौर में बनेगा जहांगीर का मकबरा। ठीक है, जब जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में, आपको पता ही होगा। इसकी एक आत्मकथा है, वो है तुझके जहांगीरी। याद कर लीजिए, तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी, तुझुक ए जहांगीरी, तुझके जहांगीरी। और ये फारसी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा। तो ये अकबर की, सॉरी अकबर कह रहे, जहांगीर की आत्मकथा है, तुझके जहांगीरी। ठीक है, सैन्य सुधार में वही हमने आपको बताया कि सैन्य सुधार में दो अस्पा और सिंहस्पा। दो अस्पा में डबल सवार हो जाते थे, डबल घुड़सवार हो जाएंगे, जितना आप रख सकते थे उसका डबल रख सकते हैं। और सिंह अस्पा में आप 3 गुना रख सकते थे। तो जो क्षमता थी अकबर के समय की, उसको इसने बढ़ा दिया था कि वो जो 100 अगर रखने वाला था तो 200 रख सकता था, और सिंह अस्पा में वो 300 भी रख सकता था। तो इस तरह की चीजें थी।
विलास खां का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संगीतज्ञ, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको रख लिया इसमें। और एक पुस्तक है इकबाल नामा, जो मोहतमिद खां ने लिखी है, तो इनका नाम भी याद रख लेना, इकबाल नामा जहांगीरी, कि किसने लिखी है। एक डच यात्री आया था जहांगीर के समय में, उसका भी नाम अगर याद रखना है तो आप रख लीजिए कि एक डच यात्री भी इसके शासनकाल में आया था। दो तो अंग्रेज यात्री आए थे, एक डच यात्री आया था, ये ऊपर लिखा हुआ है फ्रांसिस्को पल्सर्ट। तो ये डच यात्री था, ये अंग्रेज यात्री नहीं था, ये डच यात्री था। तो ये डच यात्री जो है फ्रांसिस्को पल्सर्ट आया था, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। और कुछ समय बाद चल करके फ्रांसिस्को पल्सर्ट भी क्या करेगा, फ्रांसिस्को पल्सर्ट भी सूरत में जो है ना कारखाना बनवाएगा, मतलब जो डच हैं वो भी बनवा लेंगे, लेकिन ये बहुत बाद की बात है, 1616 में बनेगा ये डच के द्वारा, ठीक है, उसके बाद में। अच्छा, अगर कभी कंफ्यूजन हो कि अगर ये पूछ ले कि इस कंपनी का यात्री कब आया था, तो आप एक चीज समझ लो, क्या भाई 1605 से 1627 तक जहांगीर का ही शासनकाल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी यात्री आए ये 1600 के आसपास ही सब आए हैं। आप पूरा आधुनिक पढ़ना शुरू करना, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो ये जितने भी ये सब है सब मोस्टली इसी समय में आए हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के डच और पुर्तगाल सब आए, तो जहांगीर का ही शासनकाल चल रहा है, सीधी सी बात है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए कि किसके शासनकाल में आए, ठीक है। अकबर मर ही चुका है और 1605 से 1627 तक जहांगीर का ही शासनकाल चल रहा है, तो जो भी मेन मेन लोग हैं वो इसी के शासनकाल में आए हुए हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें थी ये, तो ये वो पॉइंट है जिससे आपका सीधा क्वेश्चन जहांगीर का बनता है। इतना आप पढ़िए, आपका सारे क्वेश्चन बन जाने हैं, ठीक है। तो मेन मेन पॉइंट हमने आपको जहांगीर का समझा दिया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पूछ लें, कहो तो पूछ लें। हाँ इमरान, बताओगे? चलो, सब लोग बताएंगे, ठीक है। अब सब लोग सामने आओ जरा, आओ सामने सब, देखें सुंदर सा मुखड़ा तुम लोगों का, ये चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है, दिखाओ जरा, हाँ, जुल्फों का रंग सुनहरा, ठीक है। हाँ, ये सब नूरजहां को कहा करता था जहांगीर, तुम ही हो। जब नूरजहां की उपाधि दी थी ना, तो उसके बाद कहता है तुम्हारे अलावा तो दुनिया में कोई है ही नहीं है, बस। और ठीक, जब तक आप लोग आंसर दीजिए हमारे क्वेश्चन का, उस शासक का नाम बताइए जिसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। प्रियंका, शिव, दीक्षा और मनोज, शिवरतन, आरती, इरफान, ज्योति, आकांक्षा, नवीन, बाबर, बाबर, श्रुति, अभय, अदिति। अच्छा, सबका आंसर बाबर ही है क्या? यार मतलब तेज हो गए हो क्या तुम लोग, मतलब उतने दिन पहले की बातें सब याद है तुम लोगों को, बहुत बढ़िया यार, ठीक है। रंजन, प्रिया, नवीन, कृष्णा, श्वेता, साक्षी, अभिषेक, गौरव, चलिए वेरी गुड। तो ये बात हो गई, बाबरनामा लिखी थी ना। तो अच्छा, फारसी भाषा में किसने लिखी है? फारसी भाषा में किसने लिखी है? फारसी भाषा तो अभी अभी पढ़ के उठे हो, फारसी भाषा में कौन लिखा था? जहांगीर का था, तुझके जहांगीर। दो चित्रकारों के नाम बताइए जहांगीर के शासनकाल के, जो बहुत बड़े चित्रकार थे। मंसूर, मंसूर और अबुल हसन, ठीक है, अबुल, आप समझ ही गए होंगे, है ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यात्री वाला भूलना मत, क्योंकि यात्री वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पुर्तगाली का आगमन होगा, अंग्रेज का आगमन होगा, डच का होगा, तो क्वेश्चन किया जा चुका है, ठीक ना, इसलिए बोले हम। इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी गई है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था?
हेमू और अकबर के बैरम खां के बीच मुगल शासन के बीच 1556 में। वेरी गुड। 56। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ था? उनका नाम लिखिएगा जो युद्ध में शामिल थे, मतलब मुगल की तरफ से कौन था और इधर से कौन था। साक्षी पांडे 1576। महाराणा प्रताप एंड मान सिंह। और नाम नहीं लिखा तुम लोगों ने, इसका मतलब नोट्स नहीं देखे हो। उसके आगे और भी नाम था। महाराणा प्रताप की तरफ से भी एक नाम था और उधर से भी एक नाम था। मेन मेन थे ना। महाराणा प्रताप का जो एक सेना था मुनीम खां भी था ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हैं। चलिए, जहांगीर का इतना ही पॉइंट है जहांगीर के लिए और बहुत सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हमने आपको बताया है आपको, जिससे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही रहे, है ना। बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो जहांगीर के में जो मेन मेन पॉइंट था वो आप छोटे छोटे पॉइंट है उसको याद रख लीजिएगा। इनके वाइफ वगैरह का नाम किसका पुत्र है ये मत भूलना, है ना। ये सब चीजें जरूरत है। शहरयार वगैरह का भी याद रख लीजिएगा, किसका किससे विवाह हुआ था, है ना। और ये और शाहजहां वाला जो था वो अर्जुमंद बेगम बानो, आपको बता ही दिया कि जो मुमताज महल के उससे होगी। और मुमताज महल असल में कौन है, तो जो बेटी है किसकी बेटी है वो आसफ खां की है। आसफ खां कौन है, तो ये भाई है नूरजहां का। तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया है? मुमताज महल के, उसी की याद में है। ठीक है। तो मुमताज महल की मृत्यु होती है 14वें बच्चे को जन्म देते हुए, है ना। जब उसके 14वें बच्चे को जन्म दे रहा था तब वो मर जाती है मुमताज महल, जिसको शाहजहां बहुत प्यार करता था, हमें इतिहास कह रहा है। और इतना प्यार करता था कि इसके बाद उसने 7 शादियां की थी मुमताज महल के मरने के बाद। इतना ज्यादा प्यार था मुमताज महल से कि उसके मरने के बाद 7 और शादी करी। ठीक है। तो बड़ी गजब कहानी है। अभी आपको हम नहीं बताना चाहते वो सब चीजें। शाहजहां की अगर तुम लोग कहानी अगर सुन लोगे ना तो हम क्या कहें, हम एग्जाम ओरिएंटेड ही रहना चाहते हैं। ठीक है ना। खतरनाक कहानी है। अकबर अकबर सब फेल हैं। शाहजहां की कहानी अगर सुन लोगे तो इसकी बेटी होगी, शाहजहां की बेटी होगी, है ना। जहां आरा, जहाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। शादी ही नहीं होने देगा शाहजहां। क्यों नहीं होने देगा ये आपके ऊपर है। ठीक है। बहुत सुंदर है और समथिंग, तो वो उसका अगर कोई पता चल जाता था कि कोई आशिक है इसका, कोई ये है, शाहजहां उसको तुरंत मरवा देता था जहां आरा अपनी बेटी के आशिक को। ठीक है। तो इस तरह का है। और जहां आरा का ही जो मकबरा है, आपको याद है अगर बताया होगा तो निजामुद्दीन औलिया के पास बना हुआ है। बताया था ना। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, जहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत हैं, तो उनका जहाँ पर बना हुआ है वहीं पर जहाँ आरा बेगम का भी है और वहीं पर अमीर खुसरो का भी है। तो ये सब चीजें हैं उसमें। चलिए, हम एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, हम ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। तो जहांगीर का पॉइंट समझ में आ गया सबको? जहांगीर क्लियर? तो जहांगीर ओके हो गया, खत्म हो गया पूरा। हाँ, आपको आपको जो ध्यान रखना है, अकबर वाला इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि उसमें अ, जो निर्माण वाला है वो अकबर में ज्यादा है। अब जहांगीर में बहुत निर्माण का कुछ नहीं है। तो आपके एग्जाम के लिए अगर बताए ना, तो जैसे आप देखे होगे आगरा का किला हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, अकबर ने बहुत कुछ कराया है। तो अकबर का बार बार रिपीट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक तो आपको निर्माण उसका बहुत ध्यान रखना होगा, दूसरा उसकी जो डेट है वो डेट बड़े इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया था, 62 में, 63 में उसने मतलब आगे का जो भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। दास प्रथा 62 में किया था, 63 में तीर्थ यात्रा कर किया था, 64 में उसने जजिया हटा दिया था। फिर आगे चल करके देखोगे तो इबादत खाना बनवाया है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ना ये। मुझे लगता है 9-10 डेट है। वो 9-10 डेट याद कर लो अकबर वाला। जो इसने निर्माण करवाया था वो याद कर लो, और जो इसने शुरू करवाया है मनसबदारी प्रथा और ये जो दहसाला व्यवस्था है और ये, और नवरत्नों के नाम याद कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अरे हम भेज चुके हैं भाई, पीडीएफ तो भेजा है हमने।
मुगल काल का पीडीएफ सेंड कर दीजिए गर्ल्स व्हाट्सएप। या तो है, हमने शायद पीडीएफ तो पहले ही कर दिया था। चलो अगर नहीं होगा तो हम कर देंगे, ठीक है। और जहांगीर से जितना बताया हमने उतना याद कर लो, बस कितना इंपॉर्टेंट है। कल अब हम लोग शुरू करेंगे आपका शाहजहां। तो आज कितनी तारीख है? 20 तारीख है, 20 है आज। तो आज शाहजहां, कल शाहजहां खत्म हो जाएगा, परसों आपका औरंगजेब खत्म हो जाएगा। तो 21 और 22 रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को क्लास ले क्या? 7 बजे कौन राखी बांधता है? ठीक है, तब इतनी सुबह तो 7 से 8 आप लोग अपना वो कर लेना। तो 7 से 8 क्लास ले लेंगे 1 घंटे। और नहीं यार, मुझे भी तो जाना है, खैर मुझे तो राखी बनवानी है ना। तो 7 बजे, चलो देखते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते। अगर सुबह जल्दी नहीं निकले तो क्लास ले लेंगे, नहीं तो फिर हो जाएगा। चलो ठीक है। तो 22 तक हमें लगता है कि आपका औरंगजेब खत्म हो जाएगा। ठीक, 22 को खत्म हो जाएगा औरंगजेब, तो आपको फिर हम एक क्लास लेंगे 23 को, उत्तर मुगल काल, जिसमें बहादुर शाह जफर तक आपको हम बता देंगे। यार 23-24 तक तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे मराठा और राठा बचे। चलो ठीक है, अभी काफी बचा है, अभी मराठा बचा हुआ है, सिख के गुरु बचे हुए हैं 2, मराठा सिख गुरु 2-3। चलो अभी हमें लगता है कि 1 हफ्ता लगेगा, ठीक है, 1 हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आधुनिक शुरू करेंगे, 1 हफ्ता लगेगा। चलो ठीक है, 22 को छुट्टी ही कर देंगे, है ना। देखते हैं, 22 को छुट्टी ही कर देते हैं। क्यों परेशान रहोगे भाई, सब लोग रहो, राखी मनाओ, रक्षाबंधन। हाँ, तो 22 को छुट्टी ही कर देंगे। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलिए रिवाइज करते रहिए सब लोग, और शीट वगैरह, शीट तो भेजनी पड़ेगी। चलो हम क्वेश्चन वाली शीट भिजवा देते हैं, एंड मीटिंग करते हैं।